दोस्तों, आप सभी को संदीप भटनागर का नमस्कार। और 2024 आम चुनाव खत्म हो चुका है और फाइनल टैलीज हमारे सामने आ गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसको 240 सीटें मिली हैं। सेकंड नंबर पे कांग्रेस है जिसको 99। तीसरे पे समाजवादी पार्टी एसपी, उसको 37। उसके बाद नंबर आता है तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी की पार्टी, उसके 29। और उसके बाद त्रिगुल देशम, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी, उनको मिले हैं 22। और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, नीतीश बाबू की पार्टी, उनको मिले हैं 12। तो ये चुनाव देख के ऐसा लग रहा है ना कोई हारा ना कोई जीता। ये तो एक तरीके से चार ताराचंद बढ़िया की पिक्चर हो गई। जो शुरू हुई तो गुड 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 गुड, सब लोग गुड, चल रही थी तो गुड, और एंड हुई तो ऑल गुड। और ओवरऑल इस इलेक्शन में मुझको ये लगता है कि भारत के लोगों ने बीजेपी को विक्ट्री तो दी, लेकिन वो एक हार की तरह दिख रही है, और कांग्रेस को हार दी जो कि एक जीत की तरह दिख रही है। आपको दोस्तों एक चीज पता है, अगर आप वोट शेयर देखो तो बीजेपी के वोट शेयर में कोई कमी नहीं आई है। 37% 2019 में भी था, 37% आज भी है। लेकिन सीट्स में आप देखिएगा कितना फर्क आ गया। कम से कम 60 सीट कम हो गई हैं 2019 से। और कांग्रेस के वोट शेयर में 3% का फर्क आया है, जो कि 19 से लेके 22 चला गया है। उनकी सीट डबल हो गई है। जो पहली बार 42 थी वो अब 99 पहुंच गई। और उनके वोट शेयर में सबसे ज्यादा जो फर्क आया है वो इंडियन मुस्लिम्स का है, जिन्होंने 76% वोट कांग्रेस को दिया है। अब भाइयों, जो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के फॉलोअर्स है, उनको समझ में आ रहा है ये बात कि 3% शेयर इंक्रीज कांग्रेस का कैसे हुआ है और उसका इफेक्ट क्या हुआ है। और अगले इलेक्शन में अगर वो 22 का 26-27% हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ये सब आपके सोचने की बात है। लेकिन बीजेपी की एक चीज की तो बधाई देनी पड़ेगी, जो 4 स्टेट इलेक्शंस हुए थे, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, आंध्रा, उन सब में या तो बीजेपी ने अकेले या अपने पार्टनर्स के साथ विजय हासिल की है। और उड़ीसा और आंध्रा और नहीं, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट देख के ऐसा लगता है कि स्टेट में अब जो नेशनल पार्टीज हैं उनका दबदबा ज्यादा हो रहा है, और जो जनरल इलेक्शंस हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनका दबदबा ज्यादा है और नेशनल पार्टीज का दबदबा कम होता जा रहा है। ये ट्रेंड ठीक नहीं है। नेशनल पार्टीज का काम डिफरेंट है, स्टेट पार्टीज का काम डिफरेंट है। और पहले मुझे लगता है कि 2019 और उसके पहले मुझे ये लगता था कि जो वोटर्स हैं वो बहुत सोच समझ के वोट देते हैं कि ये वोट मेरा जा रहा है इंडिया के इलेक्शंस में और ये वोट मेरा जा रहा है स्टेट के इलेक्शन। लेकिन इस इलेक्शन में मुझे लगता है कि ये डिफरेंस खत्म हो चुका है, और कोई भी आदमी अगर तृणमूल कांग्रेस का है तो वो नेशनल में भी टीएमसी को ही वोट देगा और स्टेट में भी टीएमसी का वोट देगा। उससे एक चीज बुरी होगी कि आपके सेंटर में कभी भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ पाएगी जो अकेले कोई डिसीजन ले पाए। इसका मतलब है कि ये एक कॉरपोरेशन की तरह काम करेगा, जिसमें 10 कंपनियां अलग अलग हैं और उन्होंने मिलके एक आपका सेगमेंट बनाया है, एंड वो एक तरीके से अलायंस बना के देश को चला रहा है। तो ये देश को भगाना नहीं होता, देश को केवल चलाना होता है।
कि आपके 5 साल निकल जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद दूसरा ग्रुप आ जाएगा, दूसरा ग्रुप चलाएगा। तो ये ठीक नहीं है। डिसीजंस मेकिंग, जो एक कोई भी एक पार्टी अगर उसको बहुमत मिलता है, तो वो अगर डिसीजंस ले पाती है, अपने डिसीजन ले, तो वो डिसीजन ज्यादा पावरफुल होके ले सकती है, क्योंकि वो जानती है कि वो अकेले अपने दम पे उस अध्यादेश को पास करा लेगी पार्लियामेंट से। लेकिन अब क्या होगा, पार्लियामेंट में एक अध्यादेश पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी तो है ही नहीं। चाहे बीजेपी के अलायंस सब मिल भी जाएं तो भी 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो कोई बड़ा डिसीजन है, कोई बड़ा डिस्कशन है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के बारे में हो, चाहे वो मंदिरों के बारे में हो, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा अनलेस एंटिल द पोजीशन इज विद द गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही रेयर होता है। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि अगले 5 साल देश केवल चलेगा, दौड़ेगा नहीं। और इसमें गलती केवल हमारी और इंडिया के वोटर्स की है। अगर उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कि देश को आगे बढ़ा सकती है और नेशनल पार्टी है, तो खुल के उसको वोट देना चाहिए था। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उनको भी कांग्रेस को वोट देना चाहिए था, जिससे कि एक नेशनल पार्टी सेंटर में आए और अपने बल पे डिसीजन ले पाए। और अगर उनको नहीं लग रहा था ऐसा कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाएगी, या उनके पास ऐसा लीडरशिप नहीं है और बीजेपी के पास वो लीडरशिप है, तो बीजेपी को वोट देते, जिससे उनके हाथ मजबूत करते। अब क्या है, वोट बढ़ गए हैं। रीजनल पार्टीज अब मेन पार्टीज की तरह एक्ट करने लगी हैं। समाजवादी पार्टी जो केवल यूपी में है, लेकिन आज की डेट में वो इंडिया की 3rd सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं अखिलेश यादव जी को इस चीज की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन किया कांग्रेस के साथ, और इसके रीजन से उनके वोट बैंक में बहुत इजाफा हुआ और वो 101 करके बीजेपी को हराने में कामयाब हो गए। अब बीजेपी को भी मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी है 26 पार्टियों के अगेंस्ट, सबके कॉमन कैंडिडेट के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये, कि ये जो अपोजिशन का जो अलायंस था वो प्री पोल था, पोस्ट पोल नहीं था। प्री पोल का मतलब होता है कि ज्वाइंट कैंडिडेट, और जहां पे ज्वाइंट कैंडिडेट हो जाता है तो वहां पे आप जानते हैं कि इंडिया में जो वोटर है वो बटा हुआ होता है धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, और आई मीन पार्टीज के नाम पे, बहुत चीजों में, जॉब्स के नाम पे, हर चीज में बटा रहता है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है वो अलग चीज पे वोट देता है, नॉन गवर्नमेंट का होता है वो अलग पे वोट देता है, लेडीज अलग तरीके से वोट करती हैं, जेंट्स अलग तरीके से वोट करते हैं। तो वोट बहुत बटा हुआ होता है। प्री अलायंस में क्या हुआ कि वोट कंसोलिडेट हो गया अगेंस्ट बीजेपी, यहां पे बीजेपी अगेंस्ट अदर्स हो गया। तो इस चीज की तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि बीजेपी ने 240 सीट लाके भी बहुत बड़ा कमाल किया है। मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट पिछले 10 साल एक बार उनके 206 सीट्स थी, उसके पहले 188 करीब सीट्स थी, लेकिन उन्होंने भी 5-5 साल करके 10 साल पूरी गवर्नमेंट चलाई है। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो गवर्नमेंट 5 साल चली थी, वो भी करीब 180 सीट्स थी उनके पास, वो भी 5 साल चली थी, लोगों के साथ लेके, अपना पूरा अलायंस को साथ लेके चली थी।
तो इसलिए 5 साल गवर्नमेंट चलने में बहुत दिक्कत नहीं है। जैसे आज बीजेपी का 240 है, 240 में आप चंद्रबाबू नायडू को 22 जोड़ दें और प्लस 12 जनता दल यूनाइटेड को जोड़ दें, तो वैसे भी उनके 272 क्रॉस कर जाते हैं, 274 हो जाते हैं। और उसमें अगर चिराग पासवान को, जो कि उन्होंने पहले ही कमिट किया है कि अब की बार मोदी सरकार, तो अगर 5 उनके ऑलरेडी आप जोड़ लेते हैं तो केवल, और तेलुगु देशम साथ में आ जाता है, तो केवल 5 या 6 सीट रह जाती हैं। कि अगर जनता दल यूनाइटेड ना भी आए साथ में, तो भी 5-6 सीट जो हैं वो उनको मिल जाएंगी जो इंडिपेंडेंट लड़े। और हमको लगता है कि कुछ इंडिपेंडेंट 5 या 6 नंबर जरूर बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, एंड दे कैन डू इट। दे आर नॉट पार्टी, दे कैन डू इट, दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन ज्वाइन एनी पार्टी। तो अगर वो ऐसी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो बीजेपी के लिए रास्ता तो आसान है अगले 5 साल का। लेकिन वो ये हाथ बंधे होंगे, बड़े डिसीजंस शायद ना ले पाए, और जो देश को चलाने के लिए जो रेगुलर डिसीजंस हैं उसके हिसाब से वो आगे चलते रहेंगे। और 5 साल के बाद सोचेंगे कि हमारी अगर मेजॉरिटी आएगी तो उसके बाद वी विल टेक सम सीवियर एक्शंस और स्ट्रिक्ट एक्शंस। तो ये बात हमारे देश की जनता को सोचनी है कि उनको नेशनल इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को अलग करके देखना चाहिए। और अगर देखिए, और बीजेपी को एक्चुअली काम करना चाहिए, जो 3 स्टेट्स हैं जिसमें कि एक्चुअल प्रॉब्लम आई है, जो जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो भी वहां पे चक्कर खा गए। एक वेस्ट बंगाल, एक उत्तर प्रदेश और तीसरा हरियाणा। इन 3 स्टेट्स के रिजल्ट्स जो बिल्कुल भी मुताबिक नहीं थे जो बीजेपी सोच रही थी। So they have to really think over it and see what happened and what went wrong and how they can improve it, and they should start working on it from day one, and then it will give you results after 5 years. And I'm not talking only about BJP, I'm talking about all the parties. The national interest में they should start working from today and prepare for the next elections. और बीजेपी की जो मुझे लगता है कि 2 या 3 चीज जिसमें बीजेपी को वाकई आगे काम करना पड़ेगा, वो है फार्मर्स। फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सुनना जरूरी है। ठीक है, दैट वाज ए पार्ट ऑफ टूल किट एंड एवरीथिंग, लेकिन आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उनको सामने से बैठाइए और फिर कोई सॉल्यूशन दीजिए। हरियाणा में लॉस का बहुत बड़ा रीजन ये है, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो रूरल इंडिया में बहुत कम हुआ। ये भी बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि रूरल एरिया में क्या ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुई, या वो डेवलपमेंट जो जनरली हो रही है वो ट्रिकल डाउन होके रूरल एरियाज में नहीं पहुंचा है। क्या जो डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या केवल इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए हो रहा है? क्या वो नीचे फार्मर्स तक नहीं जा रहा है? ये चीज जरूर सोचनी चाहिए। अगर वो चीज नीचे जाके कैस्केड इफेक्ट में नीचे जाके फार्मर्स तक जा रही होती तो रूरल एरिया में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक कम हुआ है। और दूसरी बात, नड्डा साहब ने बोली थी कि नाउ वी डोंट रिक्वायर आरएसएस। आपको आरएसएस की जरूरत हो या ना हो, लेकिन पब्लिकली ये बोलना क्या ठीक है? तो बीजेपी शुड थिंक कि उनके लोग, उनके लीडर्स क्या बोल रहे हैं और उनको क्या बोलना चाहिए, इसके बारे में वो ख्याल करें। ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं।
एक एक वोट में इफेक्ट करती हैं। और कई जगह व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये भी चल रहा है कि एक्चुअली आरएसएस वाज बिहाइंड द डिफीट ऑफ बीजेपी। आई डोंट नो ये कितना सही है या कितना गलत है, लेकिन हियर ऑल्सो कम्स द एरोगेंस। एरोगेंट नहीं होना चाहिए, एरोगेंट कभी नहीं होना चाहिए। जो नड्डा साहब ने बोला, आपने अपने माँ बाप को ही नकार दिया। आरएसएस आपका माँ बाप था, बीजेपी वॉज ए पार्ट ऑफ आरएसएस, इज ए विंग ऑफ आरएसएस। लेकिन आप अपने, जिसने आपको पैदा किया, आप उसी को नकार रहे हो, तो पब्लिक तो आपको नकारेगी। लेकिन जो मोदी जी ने काम किए, हर दिन के हिसाब से एक बड़ा काम किया, उसकी वजह से आपको 240 मिले हैं। अदरवाइज आप बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूं, आज बीजेपी छोड़ के अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं और योगी आदित्यनाथ उनके साथ आ जाते हैं, आप बताइए अगले चुनाव में बीजेपी को कितने टिकट मिलेंगे, कितने सीट मिलेंगी? 50 सीट भी नहीं मिलेंगी। तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑन वन पर्सन और टू पर्सन। ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि आप कब तक मोदी जी के कंधों पे सर रख के आगे बढ़ते रहोगे। कभी तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी कुछ औकात बनानी पड़ेगी, या केवल मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगते रहेंगे? मोदी जी अकेले आदमी कितना कर लेगा? अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। कितना कर लेंगे मोदी जी अकेले? उस बंदे ने तो अपनी जान दे दी देश के लिए। दिन में 20-20 घंटे आदमी काम करता है, देश को कहां से कहां बढ़ा दिया। लेकिन जो वोट देते हैं ना, उनको कुछ और चीजें भी चाहिए होती है। उनको एक कलेक्टिव एफर्ट भी दिखना चाहिए कि अल्टीमेटली उन तक कितनी चीजें पहुंच रही हैं। अगर इंडिया मून पे पहुंच गया है, तो मून पे पहुंच गया तो वो फार्मर्स को क्या देके जा रहा है? नीचे का तबका जितना भी है जो वोट देने वाला है, उन तक उसका क्या इफेक्ट हो रहा है? और अगर इफेक्ट हो रहा है तो उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि इसका आपको ये इफेक्ट हो रहा है। हमने रशिया से सस्ता ऑयल लिया, तो उसका बेनिफिट आपको क्या क्या हो रहा है, आपको नीचे के तबके को लोगों को बताना है कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर ये नहीं होता, अगर मैं सस्ता तेल नहीं लेता, तो आपका ऑयल कितना महंगा होता, बाकी कम्युनिटीज कितनी महंगी होती, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। क्योंकि रूरल के आदमियों को, जो गांव के कम पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो शायद आपका ये आईटी सेल उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अगले इलेक्शंस में बीजेपी और बाकी पार्टीज भी अपनी जो कमियां इस इलेक्शन में रह गई हैं, उन पे ज़रूर काम करेगी और देश को एक बहुत सशक्त और अच्छा अल्टरनेटिव देगी, जो कि पूरे देश को आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय प्रोग्राम टिल लास्ट।